बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट्स ऑफ केसी। अच्छा, केसी के वेरिएबल यूनिट्स हैं। कभी कोई होता है, यानी डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन टू रिएक्शन केसी का यूनिट वेरी कर जाता है। इसलिए हम ज़्यादातर जो है, जब हम केसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम केसी का कोई यूनिट नहीं लिखते। हम पहले देख लेते हैं कि केसी का यूनिट कब होता है और कब नहीं होता। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास एक रिएक्शन है CH3 COOH और C2H5OH। इसका नाम है एसिटिक एसिड और इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। एसिटिक एसिड और यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से तो क्या बन जाएगा, बोलिए, H2O और प्लस CH3 COO C2H5। इसका नाम है इथाइल एसीटेट और इसको हम एस्टर कहते हैं, यानी एस्टर क्लास का कंपाउंड है ये। और इसका नाम क्या है, बोलिए, इथाइल एसीटेट और इसका नाम है एसिटिक एसिड और इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम बात करते हैं कि केसी का यूनिट क्या होगा और कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले केसी की वैल्यू लिख लीजिए, CH3 COO C2H5N2 डिवाइडेड बाय CH3 N2 C2OH। आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं ये कंसंट्रेशन को जाहिर करती हैं। किसको जाहिर करती हैं? और कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है। क्या होता है? तो इसका मतलब यहाँ पर आप मोल पर डीएम क्यूब लिख दीजिए, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब और मोल, ये कैंसिल हो जाएगा तो जवाब में आ जाएगा नो यूनिट्स। जवाब में क्या आ जाएगा? नो यूनिट्स। इसका मतलब अब हमने ये बात समझ ली कि केसी का कोई यूनिट नहीं होता जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने देखा कि इधर 1 मोल दोनों कितने हो गए? 2। इधर भी 1 मोल और 2 मोल। इसका मतलब यहाँ पर आप बात लिख सकते हैं कि C हैज़ नो यूनिट्स व्हेन NP बराबर हो NR। जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ, और इसका कोई भी यूनिट होगा जब व्हेन NP ग्रेटर देन NR और NP लेस देन NR। जब ये सूरत हाल आएगी तो फिर कोई ना कोई केसी का यूनिट हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर कोई ना कोई केसी का यूनिट जो है वो होगा। क्लियर होगी बात? अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, बुक में दी हुई है, लेकिन आप कोई भी एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास N2 प्लस H2 और इनसे बन गया अमोनिया। क्लियर? अब आप इसके लिए केसी लिखेंगे उसी तरीके से। केसी लिख लीजिए,
NH3 इसका साथ 2 लगा हुआ है, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा N2 into H2 इसकी पावर 3। क्लियर? पावर का पता चल गया कैसे आएगी? ओके, कंसंट्रेशन का यूनिट लिख लीजिए। Kc बराबर है मोल पर dm क्यूब इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई मोल और इनटू मोल इसका। क्लियर? ये स्क्वायर में से यहां एक रह जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 2 हैं, ये 3 है, एक बचा यहां पर, और अब एक ये बच गया और एक ये बच गया, इधर 1 रह गया। मोल पर dm क्यूब मोल क्लियर बराबर किसके है? Kc के। और Kc जो है वो बराबर आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मोल का स्क्वायर हो जाएगा dm माइनस 6 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएं, Kc पर मोल स्क्वायर और dm की पावर 6 पॉजिटिव 6। ये हमारे पास Kc के यूनिट की बात हो गई। अब आप देखें इसी रिएक्शन को आप उलट कर दें, यूनिट चेंज हो जाएंगे, मतलब मोल स्क्वायर हो जाएगा, dm माइनस 6 हो जाएगा। इसका मतलब हर बार जब रिएक्शन को चेंज करेंगे तो Kc का यूनिट, तो फॉर कन्वीनियंस इस वजह से फिर हम Kc का यूनिट, जब हम Kc की वैल्यू डिराइव करते हैं तो हम Kc का कोई यूनिट नहीं लिखते। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेशंस, मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस हैं Kc के जिनको हमने डिराइव करना है, वो देख लीजिए। हाँ जी, यहाँ पर सबसे पहले वो ये कह रहा है कि जब हमने रिएक्शन शुरू नहीं किया स्टार्ट में, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, यानी टाइम t इज़ इक्वल टू 0, जब t बराबर है 0 के। t बराबर 0 का मतलब क्या है कि अभी रिएक्शन को प्रोग्रेस होने के लिए हमने नहीं छोड़ा है, यानी अभी रिएक्शन को स्टार्ट हुए 0 मिनट हुआ है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। इन अदर वर्ड्स या इन सिंपल सेंस आप ये समझ लें कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हमने इसके इनिशियल मोल A ले लिए और इसके इनिशियल मोल B ले लिए। क्लियर होगी बात? अब देखें जब इक्विलिब्रियम टाइम आया, कौन सा टाइम आया? इक्विलिब्रियम टाइम पर एट, यहां पर बेशक एट लिख लें, एट t इज इक्वल टू TeQ, ऐसे लिख लें, t बराबर है t। जब इक्विलिब्रियम टाइम आ गया, इक्विलिब्रियम टाइम पर क्या हुआ, सबसे पहले ये समझ लें, इसके x मोल बन गए, किसके? इथाइल एसीटेट के, और इसके भी क्या बन गए? x। देख लें, इसकी पावर इधर इसका कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इधर इसको x फर्ज कर लिया और इसको भी क्या लिख लिया? x। समझ आ गई बात की? यानी हमने ये मान लिया कि जाहिर बात है इक्विलिब्रियम टाइम पर ही उसका कुछ बनेगा, बिफोर जब टाइम 0 है तो फिर तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, कि बन सकता है? जब टाइम ही 0 है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट वहां नहीं बन सकता। इसका मतलब जब टाइम इक्विलिब्रियम टाइम आया उस वक्त x मोल ऑफ एस्टर बन गए और x मोल ऑफ वाटर बन गए। जाहिर बात है जब इसके x बनेंगे तो उसके कम भी होंगे, क्योंकि अगर वो कंज्यूम ना हो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? बोलो, ठीक है? इसका मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए मिसाल के तौर पर इसके बन गए a माइनस एक्स और इसके क्या बन गए? b माइनस एक्स। क्योंकि x मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं तो फिर उसके x क्या होंगे? कम होंगे। उसके x कम होंगे तो वो क्या रह जाएगा? a माइनस एक्स, और वो क्या रह जाएगा? शुरू में उसके a और b मोल लिए थे। ये क्लियर हो गया पॉइंट कि उसका a माइनस एक्स हो जाएगा और उसका b माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहां पर वो एक बात लिखता है कि हम रिएक्शन की प्रोग्रेस को चेक करेंगे।
हम रिएक्शन की प्रोग्रेस को कैसे चेक करेंगे? बाय द टाइट्रेशन मेथड। बाय द टाइट्रेशन मेथड क्या होता है? बाय टाइट्रेटिंग मिक्सचर विद NaOH स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। याद रख लें, टाइट्रेशन जो है एक मेथड है जिसके ज़रिए हम किसी भी कंपाउंड की या किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं। किसी की कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन इस वक्त क्या है। अब देखें, ये रिएक्शन मिक्सचर है, इसमें से आप थोड़ा सा मिक्सचर ड्रा करेंगे, विदड्रॉ करेंगे, उसको स्टैंडर्ड बेस के साथ, यहां पर स्टैंडर्ड बेस क्या होता है? जिसकी हमें मोलैरिटी का पता हो। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन का हमें पता हो, जिसकी कंसंट्रेशन का हमें, यानी नॉन कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट लिया जिसका नाम बेस है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, इवन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, उसको हमने रिएक्ट करवा दिया थोड़े से मिक्सचर के साथ। और मिक्सचर में आपको पता है इस वक्त शुरू में तो ये नहीं ना इतना ज़्यादा बना, शुरू में तो यही है, तो यूं समझ लें इसमें से एसिड जो है इस बेस के साथ जाके रिएक्ट करेगा। एसिड जो है उस बेस के साथ जाके, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो टाइट्रेशन कहलाएगी, और उसके ज़रिए हमें कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा कि इस वक्त एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है। इसकी कंसंट्रेशन का हमें पता है, ऑलरेडी पता है, हमने नॉन सोल्यूशन लिया है, और उसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। 2 मिनट के बाद हमने रिएक्शन मिक्सचर लिया, इसके साथ रिएक्ट करवा के कंसंट्रेशन मालूम कर ली। 10 मिनट के बाद फिर उसका रिएक्शन मिक्सचर लेकर फिर उसके साथ रिएक्शन करवा दिया, फिर हमें कंसंट्रेशन पता चल गई। यूं वक्फे से हम उसकी टाइट्रेशन करते रहेंगे और कंसंट्रेशन आती रहेगी, और हमें पता चलता रहेगा कि वक्त के साथ साथ एसिड की कंसंट्रेशन कम हो रही है। एसिड की कंसंट्रेशन क्यों? एसिड की, क्योंकि एसिड कंज्यूम हो रहा है, एसिड, और इस तरह हम रिएक्शन की प्रोग्रेस को चेक कर लेंगे और हमें आइडिया होता रहेगा कि इस वक्त रिएक्शन कहां पर है। क्लियर हो गया पॉइंट? उसके बाद आपको पता है कि कंसंट्रेशन जो है वो बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस रिएक्शन के अंदर हमने कंसंट्रेशन वॉल्यूम जो है उसको V फर्ज कर लिया है। क्या फर्ज कर लिया? V, वॉल्यूम V है। लेट V बी द वॉल्यूम, V बी द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। इसका मतलब क्या हुआ? अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। किसकी? एसिटिक एसिड बराबर है, देखिए उसके मोल कितने हैं? A माइनस एक्स बटा V। क्लियर? A माइनस एक्स उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसके? एसिटिक एसिड के। इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया तो ये कंसंट्रेशन आ गई। समझ आ गई? कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, वो क्या बनेगा बोलिए? B माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, वो क्या हो जाएगा? और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वो भी क्या आ जाएगा? एक्स ओवर वी। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आ गई। ये क्या आ गई? अब हमने, आपको पता है नेक्स्ट जो है हमारे पास Kc बराबर है इथाइल एसीटेट COO(C2H5) इनटू H2O डिवाइडेड बाय CH3COOH इनटू C2H5OH। क्लियर? उसके बाद जो है हमारे पास जो है देखें, इसका क्या आ जाएगा? X ओवर V
इनटू डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स डिवाइड इनटू डिवाइडेड बाय, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलिए ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये v का स्क्वायर इससे कैंसिल, तो KC किसके बराबर आ जाएगा ओवर a माइनस एक्स, ये फाइनल रिलेशन आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गई है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। 2, ये एक रिएक्शन है हमारे पास, PCl5 जो है वो डिकम्पोज हुआ है और उससे क्या बना है, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। यहाँ पर देखिए इसके आपने ए मोल ले लिए इनिशियल, ठीक है, जब टाइम क्या है, जब टाइम हो गया इक्विलिब्रियम तो इसके x बन गए और इसके भी, तो ये क्या रह गया a माइनस एक्स। क्लियर? अब इसकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, PCl, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स बटा v वॉल्यूम है। क्लियर? उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ PCl वो क्या हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 वो क्या हो जाएगा x ओवर v। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास Kc की वैल्यू लिख लें। Kc जो है वो बराबर है PCl3 इनटू डिवाइडेड बाय PCl5। शाबाश। Kc की जगह पर जो है Kc की वैल्यू जो है उसकी जगह लिख दीजिए अपना PCl3 की जगह क्या लिख देंगे, x ओवर v इनटू डिवाइडेड बाय v। तो Kc बराबर हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल, तो क्या बनेगा Kc x स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा v इनटू, ये फाइनल रिलेशन आ जाएगा। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। शाबाश। आगे है डिकम्पोजिशन ऑफ N2, इसका नाम है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अच्छा, ये जो है देखें इसका रिएक्शन सिंपल है, N2O4 ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में, बैलेंस हो गई। क्लियर? अब यहां पर थोड़ी समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले इसके A मोल जब T 0 है तो फिर ये X भी क्या है, 0, यानी वो 0 है, वो नहीं बना, या सिंपल आप उसको 0 कर लें। जब ये X बना तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम टाइम है, तो ये इसके X बन गए, तो इसके क्या होंगे A माइनस एक्स। लेकिन चूंकि उधर 2 है तो इधर क्या आ जाएगा 2x। मेरी बात समझ में आ गई, 2x बनेंगे। अब यहां पर आपने Kc की वैल्यू लिखनी है, NO इसकी पावर N2O4। क्लियर? उसकी जगह क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय v, सही है, बटा v तो लगाएंगे, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस ओवर v, तो ये कैंसिल होके क्या रह जाएगा 4x स्क्वायर ओवर v इंटू
बराबर है Kc। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके आगे है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। जी N2 प्लस और क्या बना NH3। देखिए भाई, इसके आपने A मोल ले लिए और इसके ज़ीरो, जब टाइम क्या है 0। क्लियर। इसके 2x बन गए कब, जब इक्विलिब्रियम टाइम है। ठीक है। और इसके a माइनस एक्स और इसके b माइनस 3x। ये समझ आई 3 क्यों लगाया? क्योंकि उसके 3 मोल कंज्यूम हो रहे हैं उसके, तो जाहिर बात है जब उसके कंज्यूम 3 हो रहे हैं तो उसके माइनस भी 3 होंगे। ठीक है। तो इसको हम कंसंट्रेशन को वॉल्यूम पर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो Kc जो है वो क्या आ जाएगा? Kc की पहला रिलेशन लिख लें। Kc बराबर है NH3 इसका स्क्वायर N2 H2 पावर क्यूब। क्लियर। अब जो है यहां पर देखिए NH3 2x डिवाइडेड बाय v इसका स्क्वायर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v और b माइनस 3x डिवाइडेड बाय v इसका क्यूब। ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। देखें ये v3 और ये 4, 3 ये और 1 ये, 4 में से 2 कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचे 2। ये बटे के नीचे 2 बचे, ये ऊपर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स b माइनस इसका, ये Kc का रिलेशन आ जाएगा फॉर अमोनिया। उसने यहाँ इन दोनों को डिराइव नहीं किया, मैंने आपको डिराइव करके बता दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे बना है। क्लियर। रिलेशनशिप अगला है रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। Kp और Kc के दरमियान रिलेशनशिप क्या बनता है? Kp और Kc के दरमियान रिलेशनशिप, हमारे पास एक रिएक्शन है उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास जो जनरल रिएक्शन है A प्लस B C, ठीक है। अगर आप इसके लिए Kc लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे? बोलिए। C इसकी पावर C D और इसकी पावर क्लियर। समझ आ गई कि नहीं आई? अच्छा, अब जो है जब हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं मैंने आपको बताया है ये कंसंट्रेशन को जाहिर करती हैं। किसको जाहिर करती हैं? तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि Kc बराबर है C, कंसंट्रेशन लिख लें किसकी? C की पावर क्या है? C। ये C जो है दिस स्क्वायर ब्रैकेट को जाहिर कर रही है, ये दरमियान वाली C। तो कंसंट्रेशन ऑफ C होल की पावर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ D होल की पावर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ A होल की पावर, कंसंट्रेशन ऑफ B होल की पावर B। क्लियर होगी बात? अब जब हम Kp की बात करते हैं तो हमें व्हेन वी डिस्कस अबाउट Kp, when we discuss about Kp, तो हमें पार्शियल प्रेशर की ज़रूरत है। हम कंसंट्रेशन की बजाय पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं?
सो अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो C इज रिप्लेस्ड बाय P। C इज रिप्लेस्ड बाय P। P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। जब हम किसी भी गैस फेज की बात करते हैं तो फिर हम बोलिए पार्शियल प्रेशर, यानी अगर कोई रिएक्शन लिक्विड फेज में है तो फिर डेफिनेटली हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, और अगर वो गैस फेज में आ गया तो फिर हम उसके लिए क्या बात करेंगे? पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दें बाय पार्शियल प्रेशर, तो केसी किसके बराबर हो जाएगा? केपी, यानी केसी की जगह केपी आ जाएगा। पी ऑफ सी होल की पावर सी, पी ऑफ डी होल की पावर, पी ऑफ ए होल की पावर ए, पी ऑफ बी होल की पावर। समझ आई है? अब यहां पर हम जब फाइनली रिलेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं केपी बराबर है के सी आर टी होल की पावर डेल्टा एन। ये जो रिलेशन है ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिर फाइनली आपने इसको याद रखना है कि Kp बराबर है के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। ये रिलेशनशिप है बिटवीन Kp एंड Kc, रिलेशनशिप बिटवीन Kc, ठीक है। डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा एन आप हमेशा ऐसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ। समझ आ गई बात की? अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, यानी इफ एन पी बराबर है एन आर के, यानी अगर दोनों बराबर हो जाएं तो आपको पता है डेल्टा एन क्या हो जाएगा? 0। अगर डेल्टा एन 0 होगा तो Kp बराबर है के सी आर टी होल की पावर क्या हो जाएगी? तो Kc किसके बराबर हो जाएगा? आर टी की पावर 0 किसके बराबर होगी? 1 के। किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होती है? 1 के। जब ये 1 के बराबर होगी तो Kc किसके बराबर आ जाएगा? Kp के। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अंडर व्हाट कंडीशंस Kp एंड Kc सेम हो सकते हैं? जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स के, तो Kc किसके बराबर होगा? Kp के। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पूछ लीजिए।